नमस्कार। एग्जाम एडो के स्टैटिक जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले सेशन के रिकैप से। पहला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? ए, भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में 2 या अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता। बी, भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। सी, भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अधिकथित नहीं है। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प सी। अगला प्रश्न था, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत किसी निर्णय, दंडादेश या आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील होती है। ए, केवल तथ्यों के संबंध में। बी, केवल विधि के संबंध में। सी, तथ्यों और विधि दोनों के संबंध में। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प सी, तथ्यों और विधि दोनों के संबंध में। अगला प्रश्न था, मौलिक अधिकार क्या है? ए, वाद योग्य। बी, अवाद योग्य। सी, लचीले। डी, कठोर। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प ए, वाद योग्य। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा या से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के कार्य है अथवा हैं? एक, वन्य क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के लोगों को लघु वनोपज के संबंध में स्वामित्व का अधिकार देने के लिए कदम उठाना। दो, आदिवासियों में झूम की खेती के प्रचलन को कम करने और अंततः समाप्त करने के लिए कदम उठाना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए, केवल एक। बी, केवल दो। सी, एक और दो दोनों। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न था, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार उपलब्ध करवाता है? ए, अनुच्छेद 29। बी, अनुच्छेद 28। सी, अनुच्छेद 27। डी, अनुच्छेद 30। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प डी, अनुच्छेद 30। अगला प्रश्न था, दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? ए, वह पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। बी, 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था। सी, उन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्र गुफ्तार का आरंभ किया था। डी, उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प डी, अर्थात विकल्प डी में दिए गए कथन सत्य नहीं हैं। अगला प्रश्न था, भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी थी? ए, रविंद्रनाथ टैगोर। बी, बाल गंगाधर तिलक। सी, दादा भाई नौरोजी। डी, गोपाल कृष्ण गोखले। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प डी, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन चिश्ती सूफी संत नहीं था? ए, ख्वाजा मोइनुद्दीन। बी, बाबा फरीद उद्दीन। सी, शेख बहाउद्दीन। डी, निजामुद्दीन औलिया। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प सी, शेख बहाउद्दीन। अगला प्रश्न था, किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण समाहित है? ए, विनय पिटक। बी, महावामसा। सी, जातक। डी, अभिधम्म पिटक। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प बी, महावामसा। अगला प्रश्न था, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? ए, इस काल में खेती करने के लिए हल का प्रयोग किया जाता था। बी, इस काल में सिंचाई नहरों से की जाती थी। सी, मोहनजोदड़ो में बुने हुए सूती कपड़े के टुकड़े का अवशेष मिला है। डी, इस संस्कृति में नगर निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी। अगला प्रश्न था, ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच किसकी प्रत्यक्ष क्रियाशीलता की वजह से बना है? ए, महासागरीय धाराएं। बी, ज्वार। सी, व्यापारिक पवनें। डी, एल्गल ब्लूम। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प ए, महासागरीय धाराएं। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? ए, बादाम पहाड़। बी, जावर। सी,
बैलाडीला, डी अनंतपुर। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प बी जावर। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतया शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है? ए फूलों की घाटी नेशनल पार्क, बी नेओरा घाटी नेशनल पार्क, सी मानस नेशनल पार्क, डी नामदफा नेशनल पार्क। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प ए फूलों की घाटी नेशनल पार्क। अगला प्रश्न था, निम्न में से किस राज्य में लौंग की खेती नहीं होती है? ए केरल में, बी तमिलनाडु में, सी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में, डी उत्तर प्रदेश में। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प डी उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित जोड़े में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए बुडापेस्ट हंगरी, बी किंशासा जायरे, सी नैरोबी केन्या, डी क्राइस्टचर्च न्यूजीलैंड। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प डी क्राइस्टचर्च न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न था, भारतीय मानव विकास प्रतिवेदन प्रत्येक प्रतिदर्श गांव के लिए नहीं देता है। ए आधारिक संरचना एवं सुख साधन सूचकांक, बी शिक्षा संबंधित सूचकांक, सी स्वास्थ्य संबंधित सूचकांक, डी बेरोजगारी संबंधित सूचकांक। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प डी बेरोजगारी संबंधित सूचकांक। अगला प्रश्न था, भारत में इनमें से कौन योजना आयोग का उपाध्यक्ष नहीं रहा है? ए डॉक्टर मनमोहन सिंह, बी पी चिदम्बरम, सी प्रणब मुखर्जी, डी मोंटेक सिंह अहलुवालिया। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी पी चिदम्बरम। अगला प्रश्न था, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है? ए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से, बी बिहार कृषि अनुसंधान परिषद से, सी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से, डी भारतीय विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद से। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प सी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से। अगला प्रश्न था, डायोड का आविष्कार किसने किया? ए लीडी फॉरेस्ट, बी फ्लेमिंग, सी कैंपबेल, डी फैराडे। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प बी फ्लेमिंग। अगला प्रश्न था, रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को कब मापा था? ए 1776 में, बी 1778 में, सी 1677 में, डी 1676 में। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प डी 1676 में। अगला प्रश्न था, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है, क्यों? ए यह शुष्क है लेकिन ठंडी है, बी यह कार्बन डाइऑक्साइड का समस्थानिक है, सी यदि इसे ठंडा किया जाए तो यह सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है, डी जब दाब को 1 एटमॉस्फेयर कम किया जाता है तो यह सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी। अगला प्रश्न था, एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं। ए भोजन के लिए, बी यांत्रिक अवलंब के लिए, सी छाया के लिए, डी जल के लिए। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प बी यांत्रिक अवलंब के लिए। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ए पैंक्रियाज में, बी बड़ी आंत में, सी छोटी आंत में, डी अमाशय में। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प सी छोटी आंत में। अगला प्रश्न था, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में ए 2 कार्बन परमाणुओं के बीच तीहरा बंध होता है, बी 2 कार्बन परमाणुओं के बीच दोहरा बंध होता है, सी कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध होता है, डी 2 कार्बन परमाणुओं के बीच आयनिक बंध होता है। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प सी कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध होता है। अगला प्रश्न था, हृदय को रक्त संवहन करने वाले धमनियाँ क्या कहलाती है? ए ग्रीवा धमनियाँ, बी हृदय धमनियाँ, सी यकृत धमनियाँ, डी फुफ्फुस धमनियाँ। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प बी हृदय धमनियाँ। आइए अब देखते हैं कल के सेशन का अभ्यास प्रश्न। निम्न में से कौन कैडमियम के अयस्क हैं? ए स्टीबेनाइट, बी ग्रीनोकाइट, सी सीडेराइट, डी अस्मेलाइट। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प बी
ग्रीनोकाइट। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। ग्रीनोकाइट कैडमियम का अयस्क है, स्टीबेनाइट एंटीमनी का, सीडेराइट लोहा का और स्मेलाइट कोबाल्ट का अयस्क है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी ग्रीनोकाइट होगा। अब शुरू करते हैं आज के सेशन के प्रश्नों के साथ। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, एक मिश्रण नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, उसका पीएच कितना होने की संभावना है? ए 9, बी 7, सी 6, डी 8। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी 6। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। अम्ल ही ऐसा पदार्थ है जो नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। आपको यह भी बता दें कि अम्ल विद्युत का कुचालक होता है तथा मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देता है। अतः इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी 6 होगा। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में विचरण करती है तो यह झुकती है। ए अभिलंब की ओर और कम गति, बी अभिलंब से दूर और कम गति, सी अभिलंब की ओर और तीव्र गति, डी अभिलंब से दूर और तीव्र गति। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी अभिलंब से दूर और तीव्र गति। जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में विचरण करती है तो यह अभिलंब से दूर और तीव्र गति से झुकती है। अतः विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी का परास होता है। ए -200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक, बी -100 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस तक, सी -200 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस तक, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए -200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी का परास -200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक होता है। प्लेटिनम के तार का वैद्युत प्रतिरोध ताप के बढ़ने के साथ साथ समान दर से बढ़ता है। यह प्रतिरोध ताप गुणांक पर कार्य करता है। अतः इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए उपयुक्त होगा। अगला प्रश्न है, तंबाकू एवं इसके उत्पाद की बिक्री पर पाबंदी लगाने वाला पहला देश कौन है? ए भारत, बी नॉर्वे, सी भूटान, डी म्यांमार। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी भूटान। दिसंबर 2000 में तंबाकू एवं इसके उत्पादों की बिक्री पर पाबंदी लगाकर ऐसा करने वाला भूटान विश्व का पहला देश बना था। अतः विकल्प सी भूटान सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, डीएनए की निम्नलिखित में से किस विशिष्टता ने उसे पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवांशिक सूचना संग्रह करने और प्रेषण करने के लिए अद्वितीय रूप से उपयुक्त बनाया है? ए 2 रज्जुकों की पूरकता, बी द्विकुंडलिनी, सी प्रतिमूर्छारक युग्मों की संख्या, डी शर्करा फॉस्फेट बैकबोन। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए 2 रज्जुकों की पूरकता। डीएनए प्रत्येक मानव कोशिका के केंद्रक में विद्यमान होता है। डीएनए का मुख्य कार्य आनुवांशिक सूचनाओं का संग्रह एवं उनका प्रेषण है। डीएनए की 2 रज्जुकों की पूरकता उसे इस कार्य हेतु सक्षम बनाती है। इसलिए विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? ए सल्फर डाइऑक्साइड दांत, बी फ्लोराइड प्रदूषण भोपाल गैस त्रासदी, सी मिथाइल आइसोसाइनेट अम्ल वर्षा, डी ओजोन रिक्तता चर्म कैंसर। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी ओजोन रिक्तता चर्म कैंसर। उपयुक्त सुमेलन निम्नवत हैं: सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा, फ्लोराइड प्रदूषण दांत, मिथाइल आइसोसाइनेट भोपाल गैस त्रासदी, ओजोन रिक्तता चर्म कैंसर। स्पष्ट है कि विकल्प डी में दिया हुआ युग्म सही सुमेलित हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी होगा। काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अपनाया जाता है? ए यूरेनियम 238, बी आर्गन 290, सी स्ट्रोंशियम 90, डी कार्बन 14। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी कार्बन 14। वर्ष 1942 में WF लिब्बी ने सुझाव रखा था
कि कार्बन युक्त सजीव पदार्थों में कार्बन 14 रेडियो आइसोटोप की एक निश्चित किंतु अल्प मात्रा रहती है, जो कॉस्मिक किरणों से प्राप्त न्यूट्रॉनों और वायुमंडलीय नाइट्रोजन के बीच अभिक्रिया से निर्मित होते हैं। अतः ऐसे पदार्थों में कार्बन 14 का अनुपात ज्ञात करके उसकी आयु निर्धारित की जा सकती है। अतः विकल्प डी कार्बन 14 सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की? ए. पीसी महालनोबिस, बी. डॉक्टर मनमोहन सिंह, सी. BK.RV राव, डी. DR गॉडगिल। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी VK.RV राव। स्वतंत्रता से पूर्व राष्ट्रीय आय के अनुमान का प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने 1868 ईस्वी में किया था, जबकि प्रथम वैज्ञानिक अनुमान VK.RV राव ने किया था। अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अंशदान नहीं देता है? ए. पशुपालन, बी. निजी धन उधार देने का प्रचलन, सी. अच्छे उपकरणों की उपलब्धता, डी. कुटीर उद्योग। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी निजी धन उधार देने का प्रचलन। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन, कुटीर उद्योग एवं अच्छे उपकरण की उपलब्धता प्रमुख रूप से योगदान करते हैं। गांवों में निजी धन उधार देने का प्रचलन जरूर है, परंतु इसका योगदान ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उक्त तीनों की अपेक्षा सीमित ही है। अतः विकल्प बी सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान किस राज्य का है? ए. केरल, बी. महाराष्ट्र, सी. कर्नाटक, डी. गुजरात। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी गुजरात। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान गुजरात राज्य का है। वहीं इस सूचकांक में दूसरा तथा तीसरा स्थान क्रमशः महाराष्ट्र और कर्नाटक को मिला है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी गुजरात होगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? ए. अनुच्छेद 24, बी. अनुच्छेद 27, सी. अनुच्छेद 25, डी. अनुच्छेद 26। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी अनुच्छेद 25। धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के प्रावधानों के अंतर्गत धर्म प्रचार करने का अधिकार, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार तथा सिखों को कृपान धारण करने एवं रखने का अधिकार अनुच्छेद 25 में शामिल है, परंतु धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी अनुच्छेद 25 होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन दार्शनिक शासक के रूप में भी जाने जाते हैं? ए. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी. डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी. डॉक्टर अब्दुल कलाम, डी. डॉक्टर जाकिर हुसैन। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत के दूसरे राष्ट्रपति 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है। अतः इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन सही होगा। अगला प्रश्न है, राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है? ए. राज्य के राज्यपाल द्वारा, बी. राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा, सी. राज्य के वित्त मंत्री द्वारा, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। आइए देखते हैं कैसे। राज्य की संचित निधि का संचालन राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। अतः विकल्प डी अर्थात उपर्युक्त में से कोई नहीं सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी रीति नागरिकता प्राप्त करने की रीति नहीं है? ए. वंशानुक्रम, बी. पंजीकरण, सी. राज्य क्षेत्र का सम्मिलित होना, डी. विदेशी नागरिकता यानी दोहरी नागरिकता। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी
विदेशी नागरिकता यानी दोहरी नागरिकता। नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्त करने की 5 शर्तें बताता है, जो निम्नलिखित हैं। 1. जन्म से। 2. वंशानुक्रम के आधार पर। 3. पंजीकरण द्वारा। 4. देशीयकरण द्वारा। 5. क्षेत्र समाविष्टि द्वारा। यद्यपि भारतीय संविधान संघीय है और इसने दोहरी राज्य पद्धति को अपनाया है, लेकिन भारत में केवल एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। अतः इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी होगा। अगला प्रश्न है, संसद सदस्य और राज्य विधानमंडल के सदस्यों के निर्वाचन संबंधी विवाद उच्च न्यायालय के कौन से क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आते हैं? ए. प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। बी. अपीलीय क्षेत्राधिकार। सी. सलाहकारी क्षेत्राधिकार। डी. न्यायाधीश क्षेत्राधिकार। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए. प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। उच्च न्यायालय की प्रारंभिक अधिकारिता के अंतर्गत मामला सीधे लाए जा सकते हैं जब नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन से जुड़े मामले हों। अधीनस्थ न्यायालय में यदि विधि का सारवान प्रश्न निहित है तो उस प्रश्न की व्याख्या उच्च न्यायालय करता है। राजस्व से जुड़े किसी मामले में 4 उच्च न्यायालयों कोलकाता, मुंबई, मद्रास और दिल्ली के पास उच्च राशि के सिविल मामलों के संदर्भ में भी मूल अधिकारिता है। संसद सदस्यों तथा विधान मंडल के सदस्यों के निर्वाचन से जुड़े मामले। अतः विकल्प ए प्रारंभिक क्षेत्राधिकार सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, संधियों तथा उनके पक्षों के संदर्भ में निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। 1. सूरत की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और रघुनाथ राव। 2. इलाहाबाद की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब। 3. श्रीरंगपट्टनम की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदर अली। उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा या से सही सुमेलित हैं अथवा हैं? ए. केवल 2। बी. केवल 2 और 3। सी. केवल 1 और 2। डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी. केवल 1 और 2। उपर्युक्त युग्मों में से युग्म 1 और 2 सही सुमेलित हैं, किंतु युग्म 3 सही सुमेलित नहीं है। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान के बीच हुई थी। इसी संधि के पश्चात तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई। इस संधि के अंतर्गत मैसूर क्षेत्र के लगभग आधे हिस्से को अंग्रेजों ने अपने विजय चिन्ह के रूप में अपने कब्जे में ले लिया। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी केवल 1 और 2 होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ए. लॉर्ड नॉर्थब्रुक कुका आंदोलन। बी. लॉर्ड मिंटो मुस्लिम लीग का गठन। सी. लॉर्ड हार्डिंग नरबली प्रथा पर प्रतिबंध। डी. लॉर्ड हेस्टिंग्स बैरकपुर का सैन्य विद्रोह। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी। प्रश्न में दिए गए विकल्प डी सही सुमेलित नहीं है। बैरकपुर का सैन्य विद्रोह लॉर्ड एमहर्स्ट के समय हुआ था, न कि लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय। अतः विकल्प डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली शास्त्रीय नृत्य में नहीं आते हैं? ए. सत्रिया। बी. मोहिनी अट्टम। सी. यक्षगान। डी. कथक। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी यक्षगान। भारत के संगीत नाटक अकादमी ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख शैलियाँ 8 बताई है। 1. भरतनाट्यम। 2. कुचिपुड़ी। 3. कथक। 4. कथकली। 5. मोहिनी अट्टम। 6. ओडिसी। 7. मणिपुरी। 8. सत्रिया। इसमें यक्षगान शामिल नहीं है। अतः इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी यक्षगान होगा। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने भीमबेटिका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में कब सम्मिलित किया? ए. 2013 में। बी. 2003 में। सी. 1993 में। डी. 1994 में। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी 2003 में। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटिका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसकी खोज वर्ष 1957 ईस्वी में वी.एस. वाकंकर ने की थी। यूनेस्को ने भीमबेटिका शैल चित्रों को 2003 ईस्वी में विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया। अतः इस प्रश्न का उत्तर 2003 होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे अंत में हुई?
ए चौरी चौरा की घटना, बी दांडी मार्च, सी गांधी इरविन समझौता, डी सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा। घटनाओं का कालक्रम इस प्रकार है। चौरी चौरा की घटना वर्ष 1922 में, दांडी मार्च वर्ष 1930 में, गांधी इरविन समझौता वर्ष 1931 में, सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा वर्ष 1932 में हुई थी। अतः इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी होगा। अगला प्रश्न है, वैसे भूकंप जिनका केंद्र 300 किलोमीटर से अधिक की गहराई पर हो कहलाते हैं? ए विवर्तनिक भूकंप, बी समस्थैतिक भूकंप, सी पातालीय भूकंप, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी पातालीय भूकंप। पातालीय भूकंप वैसे भूकंप हैं जिनका भूकंप मूल 300 किलोमीटर से अधिक की गहराई पर होता है। अधिकांश पातालीय भूकंप का उद्भव 500 से 700 किलोमीटर की गहराई के बीच होता है। अतः विकल्प सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कौन सी कंपनी एल्यूमीनियम नहीं बनाती है? ए टेल्को, बी बाल्को, सी नाल्को, डी हिंडाल्को। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए टेल्को। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी टेल्को, जिसे वर्तमान समय में टाटा मोटर्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, मुख्यतः ऑटोमोबाइल एवं अन्य वाणिज्यिक वाहनों का निर्माण करती है। अन्य सभी एल्यूमीनियम कंपनियां हैं। अतः विकल्प ए टेल्को सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा करने के लिए भारतीय डाक विभाग ने स्पीड पोस्ट सेवा का आरंभ किया। ए वर्ष 1988 में, बी 1987 में, सी 1989 में, डी 1986 में। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी 1986 में। भारतीय डाक विभाग द्वारा स्पीड पोस्ट सेवा का शुभारंभ 1 अगस्त 1986 ईस्वी को किया गया था। अतः विकल्प डी 1986 सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, खानाबदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? ए गर्म नमी वाले प्रदेश, बी ठंडे नमी वाले प्रदेश, सी शुष्क क्षेत्र, डी वर्षा वाले क्षेत्र। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी शुष्क क्षेत्र। खानाबदोश जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। अफ्रीका, मध्य एशिया, दक्षिण अमेरिका के शुष्क क्षेत्रों में ये जनजातियाँ प्रमुखता से पाई जाती है। अतः विकल्प सी शुष्क क्षेत्र सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? ए 21 जून, बी 22 दिसंबर, सी 21 मार्च, डी 23 सितंबर। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी 22 दिसंबर। दक्षिणी गोलार्ध में वर्ष का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को। अतः विकल्प बी 22 दिसंबर सही उत्तर है। तो आइए अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है। ए झारखंड में, बी छत्तीसगढ़ में, सी आंध्र प्रदेश में, डी तमिलनाडु में। इस प्रश्न का जवाब हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा। अगले सेशन में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड। धन्यवाद।